हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एडिक्शंस। तो आज हम क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। जिसने भी चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है वो उसकी वीडियो देख लेना जा करके, अभी आई बटन में आ रही होगी। ओके, तो चलो इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप्स फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। इस वीडियो में हम ये दोनों चीजें पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप डिटेल में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद ओनरशिप। तो जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये ओनरशिप से रिलेटेड है, और ओनरशिप एक लीगल पॉइंट है, लीगल कॉन्सेप्ट है जो डिटरमाइन करता है ओनर की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, यानी कि ओनर की पावर कितनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है उसको ये डिटरमाइन करता है। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा चेंज होती रहती है अगर ओनर अपने बिजनेस के फॉर्म को चेंज करता है तो। ठीक है, तो यार बेसिकली समझो, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बिजनेस को इस टाइप में बांट दिया गया है कि उसका ओनर कौन है उसके हिसाब से बिजनेस का नाम रखा गया है। ठीक है, अगर अकेला ओनर होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, एक से ज्यादा होता है तो पार्टनरशिप कहते हैं। तो जब अगर हम एक ही बिजनेस के ओनर के हिसाब से अगर बिजनेस को बांटेंगे तो उसको फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो तीन टाइप से हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में और जॉइंट सेक्टर में। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें दो टाइप का होता है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। ठीक है, और इनकॉर्पोरेट में आता है हमारा कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज और जॉइंट स्टॉक कंपनी। पब्लिक सेक्टर में भी दो होते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। उसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और इनकॉर्पोरेटेड में आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, और जॉइंट सेक्टर में तो इन दोनों को मिक्स होता है, मिक्सअप होता है। ठीक है, तो चलो सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के वर्ड में उसका मतलब है, सोल मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है ओनर। ओनर को हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं। तो सिर्फ जब बिजनेस का एक ही ओनर होगा तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। ठीक है, तो सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज स्टैब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। तो जो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से सिर्फ एक ने इसको स्टैब्लिश किया है तो उसे हम कहेंगे सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप। ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, वो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है। ठीक है, मैनेज एंड डायरेक्ट इट हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज इंजेन्युइटी एंड हिट्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो वो अपनी ब्रेन का यूज करता है ना, वो अपना दिमाग लगाता है, सोचता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है, और प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। सच अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। इस बिजनेसमैन को हम सोल ट्रेडर कहते हैं, और जो ये ट्रेड करता है उसे हम सोल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ट्रेड मतलब कि कोई भी चीज खरीदना या बेचना। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द सोल ट्रेड डज नॉट मीन दैट अ सिंगल इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि सोल ट्रेड का हमें ये तो पता चल गया कि इसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है, वही सब कुछ कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में सिर्फ एक ही आदमी है वही सब कुछ करेगा। ठीक है, कि सारी एक्टिविटीज सिर्फ उसका ओनर ही करेगा, ऐसा नहीं होता। सोल ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ उसका ओनर अकेला है, बाकी बिजनेस के अंदर अगर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है तो वो और लोग को, मैनेजर को, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है और वो लोग उसका काम करते हैं। ठीक है, उसका काम इजी बन जाता है। बिजनेस कैन नॉट टेक हेल्प ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं लेता। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली पॉइंट टूवर्ड्स हिज ओनरशिप। ये कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ ओनरशिप के बारे में बताना चाहता है कि ये जो हमारा बिजनेस है वो उसका ओनरशिप सिर्फ सोल है, यानी कि अकेला है। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए तो बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। ओके, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद देखो यहाँ पे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि, ठीक है, तो फीचर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि सिर्फ एक ही ओनर होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोल ट्रेड में इज दैट इट इज ओन बिजनेस। ठीक है, बाय वन इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के द्वारा इसको ओन किया जाता है, विच मीन दैट ही
इज द सोल ओनर ऑफ ऑल एसेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, रिसोर्सेज, सब कुछ उस ओनर का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोल मैनेजमेंट। ठीक है। तो सोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सोल ट्रेड द ओनर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट but with the increase in the size the volume of business he can't appoint manager। तो पहले तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जितनी भी मैनेजरिकल एक्टिविटीज होती है, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सिर्फ उसका ओनर मैनेज कर रहा होता है। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया, बिजनेस का साइज बढ़ गया, तो वो मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकता है और मैनेजमेंट करा सकता है। तो इसी को हम सोल मैनेजमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द मैनेजर। अब मैनेजर्स कैसा काम करेंगे, उसके एक्शन के लिए हमारा सोल ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और इसमें याद रखना, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हुए, तो उसको कवर करने के लिए बिजनेसमैन को खुद से घर के से भी पैसा लगाना पड़ेगा, उसके पर्सनल एसेट्स को, पर्सनल पैसों को उससे देने पड़ेंगे अपने बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए। इसी को हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितना भी लॉस हुआ वो सिर्फ बिजनेस की चीजों को बेच करके उसको पैसा चुकाएगा। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो उसे अपने घर से पैसा लगाना पड़ेगा अगर कुछ भी लॉस होता है तो। ठीक है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, उसे फ्रीडम है कि वो किसी भी टाइप का, जिस टाइप का बिजनेस करना चाहता है उस टाइप का कर सकता है। ठीक है। सोल ट्रेडर कैन सिलेक्ट एनी ट्रेड। ठीक है। कोई भी ट्रेड सिलेक्ट कर सकता है एज पर हिज विल, जो भी वो चाहता है। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अमंग फ्रॉम मैनी अदर फर्म कैन बी मेड विद द सजेशन ऑफ मैनी पीपल। देखो सोल ट्रेडर में क्या है, वो खुद से ही सब कुछ सिलेक्ट करता है, लेकिन दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों के सजेशंस होती है। लेकिन सोल ट्रेड में वो खुद से पता कर सकता है कि उसे कौन सी एक्टिविटीज को करना है। ओके। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, स्कर्सी। स्कर्सी का मतलब होता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस के बारे में, जो लोगों को प्राइवेट रखनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, वो सब कुछ प्राइवेट ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास ही रहता है। बाकी कोई भी थर्ड पार्टी या आउटसाइड उस इंफॉर्मेशन को पता नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उसके ओनर को ही वो सारी चीजें पता होती है, वही उसका एडवांटेज लेता है। कोई भी आउटसाइड पार्टी उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन का, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस के बारे में, मैटर्स है, कोई भी उसका एडवांटेज नहीं ले सकते दूसरे लोग। ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यार जब आप अकाउंटिंग व्यू से देखोगे, हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, लेकिन बिजनेस में बिजनेसमैन और बिजनेस और ओनर दोनों सेम होते हैं। ठीक है। तो उसी को कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि हमारा ओनर भी सेम है और बिजनेस भी सेम है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। ठीक है। अनडिवाइडेड रिस्क है। ठीक है। यहाँ पर जितना भी रिस्क है, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ एक ओनर ही अपने आप को देगा। ठीक है। किसी को भी वो बांट नहीं सकता। अगर लॉस हुआ तो ये नहीं कह सकता कि तुम इसको पे कर दो। ठीक है। उसे सारा का सारा रिस्क खुद ही लेना होगा। ही एंजॉयज ऑल द गेन्स एंड बियर ऑल द लॉसेस। अगर गेन्स हुए ज्यादा तो वही इंजॉय करेगा, अगर लॉसेस हुए तो उसे ही कवर करने पड़ेंगे। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये सबके लिए नहीं होता, सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के बिजनेस है जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा सुटेबल माना जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में एग्रीकल्चर करना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा रहता है इसके लिए। स्टिचिंग की जॉब, स्टिचिंग करना, स्वीट मेकिंग करना, बेकरी, ब्यूटी, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप से ही ये बिजनेस चलेंगे, लेकिन मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहता है इन सब में। ठीक है। रिक्वायर ग्रेटर इंडिविजुअल सर्विसेज, इसमें इंडिविजुअल सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे एडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन। आप आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के। ठीक है। क्विक डिसीजन ले सकते हो आप, यहाँ पे किसी से भी कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई नहीं है कि आपका पार्टनर है बिजनेस में कि उसके साथ आपको कंसल्ट करना पड़ रहा है। ये आप अकेले इस बिजनेस के मालिक हो, आप जो चाहो वो डिसीजन इसमें ले सकते हो। ठीक है। किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो। स्कर्टसी होता है, एक एडवांटेज भी है क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हो। कोई भी थर्ड पार्टी को ये शेयर नहीं की जाती है। डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है इसमें आपको, क्योंकि यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो आपको डायरेक्ट मिलेगा प्रॉफिट का, है ना। ठीक है। तो इसीलिए आपको हार्डवर्क करने के लिए डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा, अच्छे से मैनेज करूंगा, तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा।
पर्सनल टच आप यहाँ पर खुद जा करके अपने एम्प्लॉय के साथ कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हो, जो कि दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो अपने एम्प्लॉय से खुद जाके मिल सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन दिस वे गुड वर्क इज पॉसिबल एट लेस कॉस्ट एंड टाइम। तो इस तरीके से आप आसानी से कम समय में ज्यादा अच्छा काम भी कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप एम्प्लॉय से खुद मिलते हो तो, सॉरी, कस्टमर से। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन। तो यार अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है बिजनेस में, जैसे कि लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्सेज। सबसे पहला कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना फंड्स लगा सकते हो इस बिजनेस में, वो लिमिटेड होता है। क्योंकि एक अकेला आदमी कितना फंड लगा लेगा, वो लोन लेगा, खुद के सेविंग्स को लगाएगा, या फिर किसी रिलेशन में किसी से मांग लेगा, तो फिर भी ये लिमिटेड है। ठीक है, कौन सा लिमिटेड? ओनर पर्सनल सेविंग होती है, उसी को कैपिटल में लगा देता है या तो लोन लेता है। ज्यादा से ज्यादा कितना लोन ले पाएगा वो? ठीक है, तो इसमें रिसोर्सेज क्या होता है? लिमिटेड होता है, आप ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते हो इसमें। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो भी हमारा ओनर है, सोल ट्रेडर है, वो मैनेजर को अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा एक्सपर्ट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, है ना, अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें ज्यादा सैलरी देनी होती है, और यहाँ पर लिमिटेड फंड है तो वो इतनी सैलरी नहीं दे पाएगा। ठीक है, सोल ट्रेडर कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट। तो बिजनेस के हर एक चीज को मैनेज करना सिर्फ एक सोल ट्रेडर का काम नहीं होता, हर एक चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए उसको एम्प्लॉयज चाहिए, वर्कर चाहिए, और मैनेजर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो वो एक्सपर्ट्स को जल्दी नहीं रख सकता है, क्योंकि उसके पास फंड्स लिमिटेड है, उतनी सैलरी वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर कोई भी रिस्क हुआ, कोई भी लॉस हुआ, तो सब कुछ अकेले ही कवर करना पड़ेगा, और खुद के पैसे भी लगाने पड़ेंगे पर्सनल। बिजनेस तो लॉस में गया, लेकिन अगर वो और भी उसमें पैसे डूब गए तो आपको अपने घर से पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एंटायर रिस्क पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ओनर के ऊपर रहता है। ठीक है, नहीं तो उसके एम्प्लॉय, नहीं तो कोई मैनेजर उसका कोई भी हेल्प नहीं करेगा। सोल्ड हैज टू फेस द एंटायर रिस्क ऑफ बिजनेस। अनसर्टेनिटी होती है, अगर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, लुएंसी, इलनेस, बीमार हो गए, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि आप ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, फंड्स इतने नहीं है कि आप एक से दो ब्रांच, तीन ब्रांच, 10 ब्रांच खोल सकते हो। ठीक है, आप इसको बड़ा नहीं कर सकते, ज्यादा इसमें एक्सपेंड नहीं होता लार्ज। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली ये ज्यादा नहीं होता, अगर एक्सपेंड हो रहा है तो फिर वो उसमें और भी लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? तो देखो, पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, उसको याद रखना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जब हम कोई बिजनेस रेगुलर बेसिस पर किसी एक से ज्यादा लोगों के साथ करते हैं, मिल करके करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक पार्टनर भी सबके लिए काम कर सकता है, और सारे पार्टनर्स काम कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता कि सारे पार्टनर को काम करना है, कोई एक पार्टनर भी किसी सारे पार्टनर के लिए काम कर सकता है पार्टनरशिप में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो यहाँ पे याद रखना कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। उसमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ अकेला ओनर था, इसमें एक से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, पार्टनर्स नीड्स मिनिमम नंबर ऑफ टू, मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। 50 पार्टनर से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप पार्टनरशिप में नहीं आओगे। अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट यानी कि आपको बताना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस एक्टिविटीज करोगे, प्रॉफिट और लॉस कितना शेयर करोगे आपस में, सब कुछ लिखा होना चाहिए। वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये सब कुछ लीगल होता है। ठीक है, और ओरल भी आप बोल सकते हो, रिटन भी आप अग्रीमेंट बना सकते हो। इसके बिना पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, ये होना चाहिए आपके पास, अग्रीमेंट कंपलसरी होता है। प्रॉफिट मोटिव और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टर है पार्टनरशिप का, प्रॉफिट को अर्न करना और उसको डिवाइड कर देना पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, उसका एक रेशियो होता है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, वो सब इसी अग्रीमेंट में लिखा होता है, और इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो हर एक पार्टनर को ये राइट होता है कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे और डिसीजन ले। ठीक है, अगर याद रखना, अगर एक पार्टनर ने भी किसी डिसीजन को लेने से मना कर दिया तो वो डिसीजन नहीं माना जाता है, सारे पार्टनर को अग्री होने चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स के, यहाँ पर भी पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कुछ भी लॉस हुआ
तो उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा, है ना, सेल करके उन्हें चुकाना पड़ेगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म्स एग्जिस्टेंस, है ना, फॉर्म की एग्जिस्टेंस एंड हो सकती है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इन्वेंसी हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, तो उन पार्टनर की डेथ हो सकती है, याद रखना। और पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, याद रखना कि पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। यानी कि पार्टनर क्या होता है, किसी दूसरे पार्टनर का ओनर भी होता है और दूसरा पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है। तो याद रखना अगर क्वेश्चन पूछे कि पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है मेरिट, क्या फायदा है पार्टनरशिप का, तो इजी फॉर्मेशन इसमें भी होता है, आप आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए होती इसमें भी। ठीक है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस में थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ जाता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ अकेला पैसा लगा रहता है, इसमें दो से ज्यादा, एक से ज्यादा लोग फंड्स लेकर के आएंगे, कैपिटल लगाएंगे, है ना, तो इसमें ज्यादा पैसे हो सकते हैं, सो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन और भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे ज्यादा पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। बैलेंस डिसीजन यहाँ पर क्या होता है कि आपको हर एक का पॉइंट सुनना पड़ता है, जितने भी लोग हैं। वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही डिसीजन ले रहा था, इसमें जो एक से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स है वो सारे डिसीजन लेंगे ज्वाइंटली। ठीक है, और दे आर गुड एंड बैलेंस, और सबकी बात सुनी जाएगी वहां पर, और डिसीजन एक बैलेंस डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिस्क, यहाँ पर रिस्क को शेयर कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम रिस्क को शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिस्क शेयर हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप प्रॉफिट और लॉस बांट देते हो। ठीक है, रिस्क दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विच रिड्यूस बर्डन एंड स्ट्रेस, जिससे बर्डन और स्ट्रेस क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टनर पे कम हो जाता है। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो सब लोग उसको मिल करके भरेंगे, है ना, जिसका भी इतना रेशियो होगा, सिर्फ एक का नहीं होता इसमें। इसमें भी स्कर्ट से होते हैं, यानी कि जितने भी अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म के जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किसी दूसरे के साथ पब्लिक नहीं किया जाता है। ठीक है, जब तक कि ये ज्यादा जरूरी ना हो, रिक्वायर ना हो पब्लिश करना, तब तक उसको नहीं किया था। तो इसकी मदद से बिजनेस अफेयर्स आर केप्ट सीक्रेट, तो सीक्रेटली उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो होना चाहिए ऐसा, बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन, पार्टनरशिप की लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेड रिसोर्स है। इसमें भी देखो, अभी हमने पढ़ा था लार्ज फाइनेंस था, लेकिन फिर भी इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इतने भी पार्टनर हो, क्योंकि उसमें एक मैक्सिमम लिमिट है कि 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते। अब 50 पार्टनर्स की कैपेसिटी इतने पैसे लगाने का, तो उससे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखना इसमें भी लिमिटेड होते हैं। आपको लग रहा होगा कि 50 पार्टनर्स आ सकते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी से कंपेयर करोगे तो वहां पर अनलिमिटेड फंड्स आते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा फंड्स मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में भी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक हो गया हमारा फीचर भी है, और हमारी लिमिटेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट्स को देना पड़ सकता है। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होता है, या फिर इलनेस हो जाती है, फिर कोर्ट भी कई बार अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो फिर उसे बंद कर सकती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यहाँ पर पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो लोग अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं करते हैं, तो लोगों को इस पे ज्यादा विश्वास नहीं होता फिर, है ना। अगर आप अपने बिजनेस का हर एक चीज, हर सारी रिपोर्ट्स पब्लिक कर दो, तो लोगों को बिजनेस के बारे में हर एक चीज पता चल जाती है और वो ट्रस्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आप सीक्रेट रखते हो तो फिर वो चीजें पब्लिक को कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक कर देती है। ठीक है, लैक ऑफ हार्मनी, तो यार अपना देखो, एक से ज्यादा पार्टनर है तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बिकॉज ऑफ मोर पर्सन देयर कैन बी ऑरिडेशन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो इसमें कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कम रहता है इसमें। ठीक है, तो इसका डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो अभी हमने फीचर में पढ़ा था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। तो जो ओरल एग्रीमेंट है वो तो हम बोल करके आपस में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसमें हमें लिखने पड़ते हैं सारे कुछ। ठीक है, और एक स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है विच स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म और कंडीशन पार्टनरशिप की होती हैं, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। याद रखना, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ओरल एग्रीमेंट को कुछ नहीं, ओरल एग्रीमेंट ही बोला जाता है। और एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, रिटन भी हो चाहे ओरल हो, दोनों चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। अब इसमें जनरली क्या क्या चीजें होती हैं, देखो इसमें आप इससे ज्यादा भी चीजें ऐड कर सकते हो इन सबसे।
लेकिन जनरली जब भी आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो ये सारी चीज आपको लिखनी होगी। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले नेम और एड्रेस लिखोगे फॉर्म का यानी बिजनेस का। दूसरा पार्टनर्स का नेम और एड्रेस। तीसरा पार्टनरशिप की ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम तक पार्टनरशिप चलेगी। स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या स्कोप है। कंट्रीब्यूशन, पार्टनर से किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या है, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, लॉस कितना मिलेगा। टर्म्स रिलेटिंग सैलरीज किसको मिलेगी, किस पार्टनर को। ड्राइंग्स पे कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, कैपिटल है तो कैपिटल पे कौन सा कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सब कुछ इसमें लिखना होगा। ड्राइंग्स यानी कि कोई भी पर्सनल चीज काम के लिए अगर आप पैसे निकालते हो बिजनेस से तो वो ड्राइंग कहलाता है, तो कब कब वो निकाल सकते हो आप पैसे। ड्यूटीज लिखी होती है, कौन सा पार्टनर क्या ड्यूटी रोल प्ले करेगा, ऑब्लिगेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ लिखा होता है। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, एडमिशन करना होगा किसी पार्टनर का इन फ्यूचर के आपको और पार्टनर जोड़ना है तो उसके बारे में भी लिखा होता है। रूल रिटायरमेंट अगर किसी को लेनी तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। मेथड फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर आगे चल के कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो कौन उसको सुलझाएगा। गुडविल की वैल्यूएशन भी इसमें लिखी होती है, किस टाइप से गुडविल की वैल्यूएशन की। देखो गुडविल क्या होता है कि किसी भी फर्म का या बिजनेस का एक इमेज होती है कि वो कितना अच्छा है, लोगों के लोग सब लोग जानते हैं किसी बिजनेस के बारे में तो उसकी गुडविल से। ठीक है, गुडविल से ही बिजनेस चलता है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं, तो वो कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है और उससे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। सबसे पहले कि पार्टनर जो है वो अनरजिस्टर्ड फर्म कान फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर, यानी कि आप किसी भी फर्म के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हो, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, फर्म कान फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, फर्म किसी दूसरे बिजनेस के लिए या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती है। और फर्म ना ही तो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हो किसी के भी अगेंस्ट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अगर वहीं पे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ये सब आप कर सकते हो, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो बस इतना ही था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप डिटेल में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे, जिसने भी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो उसको देख लेना, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पार्टनर कैसे कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।